हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और फिट होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने अकाउंट्स 11th क्लास के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, तो अब चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है हमारे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, क्योंकि ये थ्योरी है, ये वाला पूरा चैप्टर थ्योरी है और आगे के कुछ चैप्टर्स थ्योरी ही होने वाले हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप थ्योरी को स्किप करके न्यूमेरिकल पे चले जाओ, तो मैं बोलना चाहूँगी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार को आपको नहीं पता ना, आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं भी पढ़ते हो एक बार को चलेगा, बट अगर आप ये वाला चैप्टर स्किप करते हो ना, बिल्कुल भी आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। फिर ये होगा आपको आते हुए भी नहीं आएगा, क्योंकि खुद से करने नहीं बनेंगे कोई भी क्वेश्चन। तो ये वाला चैप्टर थ्योरी समझ करके स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यानी कि अकाउंटिंग की प्रोसेस में या फिर अकाउंटिंग में यूज होने वाले जो टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है, आज हम यही देखने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड क्या है? एंटिटी। पहला वर्ड क्या है हमारा? एंटिटी। अब एंटिटी होती क्या है? तो एंटिटी ना आपने सुना होगा, सुपर नेचुरल एंटिटीज भी होती हैं, आपने मूवीज में ये टर्म यूज होते हुए सुना होगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा सुना होगा आपने। बिजनेस एंटिटी सुना होगा आपने, ठीक है? तो एंटिटी का मतलब क्या होता है? तो एंटिटी का क्या मतलब होता है? देखो, एंटिटी का मतलब होता है सेपरेट। क्या होता है? सेपरेट। तो सेपरेट थिंग, या मैं बोल दूं कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना खुद का अस्तित्व है ना, उसे एंटिटी बोलते हैं। क्या? कोई भी ऐसी चीज या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चीज में कुछ भी आ सकता है, तो कोई भी ऐसा कुछ जिसका अपना क्या हो? सेपरेट एग्जिस्टेंस हो। सेपरेट क्या हो? अपने खुद का एग्जिस्टेंस होता है ना जिसका, उसे हम एंटिटी बोलते हैं। तो सेपरेट एग्जिस्टेंस मतलब अलग सा अस्तित्व होना, ठीक है? तो अलग सा अस्तित्व। अब हम जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटिटी का मतलब बेसिक मैंने आपको बता दिया है, अब डेफिनेशन देखते हैं अकाउंटिंग में एंटिटी क्या होता है। तो देखो, अकाउंटिंग में एंटिटी क्या होता है? इन अकाउंटिंग एन एंटिटी सिंपली मीन्स, तो अकाउंटिंग में एंटिटी का सिंपल सा मतलब होता है अ सेपरेट पर्सन। तो मैंने कहा ना सेपरेट एग्जिस्टेंस होना, तो सेपरेट पर्सन हो सकता है या फिर सेपरेट थिंग हो सकता है, तो इसे हम एंटिटी बोलते हैं, ठीक है? फॉर विच वी कीप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो वो सेपरेट पर्सन या फिर वो सेपरेट थिंग जिसके लिए हम अलग से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, उसे हम एंटिटी बोलते हैं। तो आपको एंटिटी का मतलब समझ आ रहा है? एंटिटी का मतलब अलग से एग्जिस्टेंस में होना, अस्तित्व में होना, ठीक है? ठीक है, तो इट कुड बी, तो एंटिटी क्या क्या हो सकती है? अब बिजनेस, तो एक बिजनेस को हम एंटिटी बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है मैं बिजनेस को हर बार बिजनेस बोल रही हूँ, और आगे होगा भी शायद से मैं कई बार आपको बिजनेस ना बोल करके एंटिटी रेफर करूँ, ठीक है? तो मैं एंटिटी बोल रही हूँ तो आपको ये नहीं सोचना क्या है, बिजनेस के बारे में बात चल रही है, ठीक है? तो बिजनेस को भी एंटिटी बोलते हैं और एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को भी एंटिटी बोलते हैं। अब डाउट ये है कि मैम बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? तो देखो, बिजनेस क्या होता है? जो भी हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं ना, तो जब हम प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं वो हमारा बिजनेस होता है, जब प्रॉफिट का मोटिव हो। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए जब काम कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है। बिजनेस में भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो सब कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो बिजनेस हुआ। जबकि देखो, तो शॉप हो सकती है, कंपनी हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, ठीक है, बिजनेस के एग्जाम्पल। जबकि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी संस्था है जहां पे लोगों का जो ग्रुप है वो काम कर रहा है मिलकर एक एम की तरफ, वो एम कुछ भी हो सकता है सिवाय प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट कमाना अगर आपका एम है तो आपकी वो ग्रुप ऑफ पीपल, आपकी वो संस्था बन जाएगी बिजनेस। और अगर आपका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाने के अलावा कुछ भी आपका एम है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? होते तो दोनों क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्किंग टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल क्या गोल। तो एक गोल की तरफ ही बिजनेस में भी काम कर रहे होते हैं, बस बिजनेस में गोल प्रॉफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में गोल प्रॉफिट को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ सुना आपने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या स्कूल। अच्छा, स्कूल मैम, स्कूल्स भी तो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, वो तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। उनका मोटिव क्या होता है? एजुकेशन देना, हर एक बच्चे को एजुकेशन की रीच देना, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल को रेफर किया गया है, ठीक है? तो एक बिजनेस को भी हम एंटिटी बोल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का अपना खुद का अस्तित्व होता है। तो आप समझना चाहते हो एंटिटी बोलना क्या चाहती है? तो एंटिटी ये बोलना चाहता है, ये टर्म ये बोलना चाहता है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो आज के बाद हम हमेशा ये याद रखेंगे, बिजनेस अलग, ओनर अलग, ठीक है? बिजनेस अपने आप में क्या है? एक एंटिटी है। बिजनेस
बिजनेस अपने आप में क्या है, एक एंटिटी है, ठीक है, और ओनर क्या होता है, अलग होता है। अब हम अकाउंटिंग किसके नजरिए से करते हैं, तो अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो हम बिजनेस के नजरिए से करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से करते हैं। तो मैं बोल दूं हम अकाउंटिंग एंटिटी के नजरिए से करते हैं, पर्सन के नजरिए से नहीं, उसके ओनर के नजरिए से नहीं करते हैं, ठीक है। इवन अ सिंगल पर्सन इफ दे कीप सेपरेट अकाउंट, तो एक सिंगल पर्सन जो सेपरेट अकाउंट रख रहा है ना, उसको भी हम एंटिटी बुला सकते हैं, जो अपने लिए अलग से अकाउंट रख रहा है, ठीक है। तो देखो अगर एक शॉप है उसका एक ओनर है, ठीक है, तो ऐसी शॉप को जिसका सिंगल ओनर होता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं हम, सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर जो होता है ना, इसका मतलब होता है, सोल मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर, तो सिंगल ओनर, तो सिंगल ओनर भी एंटिटी कहला सकता है, ठीक है। तो बिजनेस एक एंटिटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी हो गया, और जो सिंगल ओनर है सोल प्रोप्राइटर वो भी अपने आप में क्या हो गया, एक एंटिटी हो गया। बस हमको ये याद रखना है, बिजनेस अलग और ओनर अलग, ठीक है। तो इस टर्म का इतना ही याद रखना हमें इससे। अब नेक्स्ट आता है इवेंट। इवेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इवेंट क्या होता है, एन इवेंट इज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू एन एंटिटी। एन एंटिटी मैंने बोला ना, एंटिटी वर्ड्स आपके पास अब बहुत बार आने वाला है, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो इवेंट है वो क्या, हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था कि ट्रांजेक्शन के होने की वजह से जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, ट्रांजेक्शन के होने की वजह से जो भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसके इम्पैक्ट को या फिर उसके रिजल्ट को ही तो कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट या परिणाम बोल लो आप, ठीक है। तो एक इवेंट क्या है, हैपनिंग ऑफ रिजल्ट टू एन एंटिटी, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से जो रिजल्ट हो रहा है, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको ही हम इवेंट बोलते हैं। यही हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो एग्जांपल, यूज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। तो यूज ऑफ रॉ मटेरियल, अब इससे आप सोचो, देखो यूज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, तो आपको लगा कि रॉ मटेरियल का यूज किया गया प्रोडक्शन करने के लिए। अच्छा, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, देखो रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता है, जब भी आप एक चीज का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, एक चीज ली आपने, फिर उसके इस्तेमाल से आपने दूसरी ही चीज बना दी, तो हम जो चीज आपने पहले ली थी उसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, और जो दूसरी चीज आपने बनाई उसे हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड, ठीक है, समझ लो। अच्छा, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज मैंने ली लकड़ी, ठीक है, तो मैंने लकड़ी के वुडन ब्लॉक्स खरीदे, लकड़ी के ब्लॉक्स खरीदे। अब इन ब्लॉक्स का यूज करके, मतलब लकड़ी के जो ब्लॉक्स थे, मैंने इनको यूज करके, मैंने इनको ट्रांसफॉर्म करके मैंने इनका बना दिया टेबल, ठीक है। तो टेबल अब फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जबकि ये वुडन ब्लॉक्स जो थे वो मेरा क्या था, रॉ मटेरियल। तो समझ रहे हो, रॉ मटेरियल क्या होता है, ऐसे मटेरियल जिनका इस्तेमाल करके हम कुछ और ही मटेरियल बना देते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो देखो जब हम रॉ मटेरियल का यूज करते हैं ना प्रोडक्शन के लिए, तो देखो रॉ मटेरियल का यूज करना तो ट्रांजैक्शन है ना, समथिंग हैपनिंग, ट्रांजैक्शन होता है, तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो रॉ मटेरियल का यूज करना ट्रांजैक्शन है। लेकिन जब रॉ मटेरियल को आपने यूज किया और जब ये टेबल बना, तो ये जो टेबल बना ये रिजल्ट है ना, ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है। तो जो ये टेबल बना ना, इसे हम क्या बोलेंगे, तो ये जो टेबल बना है ये हमारे लिए क्या है, इवेंट है। ये टेबल बनना हमारे लिए क्या है, एक इवेंट है, ठीक है। तो आई होप इवेंट भी क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, और बिजनेस ट्रांजैक्शन और कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन ही है। तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या है, एनी एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विस। तो जब भी हम मनी का, गुड्स का, मनी, गुड्स या फिर सर्विसेज का हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, दैट रिलेट्स टू बिजनेस, और वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, तभी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं ना। तो जब भी हम एक्सचेंज करते हैं क्या, पैसों को, गुड्स को या सर्विसेज को जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। तो मैंने क्या बोला था, ट्रांजैक्शन कब मानी जाएगी, जब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप अकाउंट में रिकॉर्ड कर सक रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर सक रहे हो मतलब वो फिट ही नहीं हो रहा है, एलिजिबल ही नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। और रिकॉर्ड करने के लिए एलिजिबल है या नहीं कैसे पता चलेगा, पहला वो क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन और इवेंट होना चाहिए जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो। दूसरा, बिजनेस से रिलेटेड तो है, अगर वो मनी के टर्म्स में है तो तब रिकॉर्डिंग की प्रोसेस शुरू होती है। तो मतलब मनी, गुड्स या सर्विसेज को जब भी आप एक्सचेंज कर रहे हो मनी के टर्म्स में, और ये एक्सचेंज बिजनेस से रिलेटेड है, तो ऐसे बिजनेस से रिलेटेड एक्सचेंज को हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, सेलिंग अ केक, केक को बेचना, ठीक है, ये क्या है हमारी ट्रांजैक्शन, समथिंग हैपेंस। इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हो इसकी। बाइंग फ्लोर, तो देखो आटा खरीदना, ये भी हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन है बिजनेस का। पेइंग रेंट, अच्छा ये बेकरी के लिए होगा, या समझ रहे हो ना, जो आटे का यूज कर रहा है जो भी बिजनेस, उसके लिए है ये। अगर घर के लिए आटा खरीद रहे हो तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। फिर पेइंग रेंट, रेंट पे करना भी क्या है हमारा, रेंट पे करना क्या है हमारा, ये भी हमारे लिए एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस का रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सेलिंग अ केक, बाइंग फ्लावर,
बाइंग फ्लोर, पेइंग रेंट एटसेट्रा फॉर बेकरी नेम्ड शुगर एंड स्माइल। तो शुगर एंड स्माइल नाम की हमारी एक बेकरी थी, उसके वहां उस बेकरी ने केक बेचा, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बेकरी ने आटा खरीदा, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। और बेकरी ने अपना रेंट पे किया, ये भी क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप समझे, शुगर एंड स्माइल अपने आप में एक एंटिटी है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शुगर एंड स्माइल के ओनर ने खरीदा, ओनर ने बेचा, ओनर ने खरीदा या ओनर ने रेंट पे किया, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा शुगर एंड स्माइल, जो बेकरी का नाम है, मैंने कहा शुगर एंड स्माइल ने केक बेचा है, शुगर एंड स्माइल ने आटा खरीदा है, और शुगर एंड स्माइल नाम की जो एंटिटी है उसने रेंट पे किया है। तो समझ लो क्यों मैं बोल रही हूँ बिजनेस अलग, ओनर अलग। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन भी क्लियर हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंट। अकाउंट क्या है, ये भी हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अभी स्टार्टिंग के आपको थोड़ा बस रिवीजन ही चल रहा है, आपको ऐसा ही लग रहा होगा। एंटिटी नया वर्ड है, बाकी इवेंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवन अकाउंट में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अभी मैं बस उसको क्या पढ़ा रही हूँ, आपको डिक्टेट करके बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अकाउंट क्या है, एन अकाउंट इज द हेड ऑफ ग्रुप ऑफ ऑल सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो मैंने कहा था ना, जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन होती है हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को कुछ नाम दे देते हैं। तो ग्रुप का जो नाम होगा, मैं बोल दूं, वो हेड ऑफ ग्रुप होगा। ग्रुप का जो नाम होगा वो क्या होगा, हेड ऑफ ग्रुप। और उस ग्रुप के नाम को, उस हेड को ही हम क्या बोलते हैं, इस हेड को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, कैश का अकाउंट बना सकते हैं हम। तो जितना भी पैसा है उसके सारे उससे रिलेटेड सारी बातें कैश अकाउंट के अंदर आ जाएगी। अब बैंक अकाउंट, तो देखो बैंक अकाउंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट का क्या मतलब, बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी ना, चाहे बैंक पे कर रहा है, बैंक से विड्रॉ कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो, तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो बैंक अकाउंट में आएंगी। फिर आता है परचेज अकाउंट। तो परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो परचेज अकाउंट में आएंगी, और उसके बाद सेल से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो सब सेल्स अकाउंट में आएंगी। तो अकाउंट का मीनिंग आई होप आपको क्लियर है। तो देखो, मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो अकाउंट इज लाइक अ फोल्डर। अकाउंट किसकी तरह है, एक फोल्डर की तरह है अकाउंट। ठीक है, दैट कलेक्ट्स ऑल ट्रांजेक्शंस। तो एक ऐसा फोल्डर जो सारी ट्रांजेक्शन को कलेक्ट करता है रिलेटेड टू दैट थिंग इन वन स्पॉट। तो देखो, आप ना कंप्यूटर में फोल्डर बनाते होंगे, तो जैसे देखो, अगर आपकी पिक्चर्स हैं तो शायद आप लोगों का कंप्यूटर में ऐसा फोल्डर बनाते होंगे जहाँ पे आपने सिर्फ अपनी पिक्चर्स का अलग सा फोल्डर बनाया होगा। तो उस फोल्डर का नाम आपने माई पिक्चर्स या ऐसा करके कुछ रखा होगा, जो भी नाम रखा होगा। ठीक है, तो आपने नाम रखा, तो वो नाम अकाउंट है और उसके अंदर आप सिर्फ अपनी ही फोटोज डालोगे। वैसे ही हो सकता है आपने सिर्फ फैमिली फोटोज के लिए एक फोल्डर बनाया होगा, तो नाम रख दिया आपने फैमिली फोटोज, रख दिया उस फोल्डर का नाम। तो फैमिली फोटोज वो अकाउंट का नाम हो गया, और उसके अंदर जितनी भी फैमिली से रिलेटेड फोटोज हैं आप उसमें चाहे डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो या उसमें से डिलीट कर रहे हो, सारी ट्रांजेक्शन उसी के अंदर हो रही है। तो अकाउंट बिल्कुल उसी फोल्डर की तरह है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप अकाउंट भी क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कैपिटल पे। किस पे चलते हैं हम, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है, अब बिजनेस की कैपिटल क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले ये बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है और ये है ओनर। ये कौन है, बिजनेस का ओनर। तो सपोज ये आप लोग हो, ये ओनर है और ये बिजनेस है, तो मैं इसे एंटिटी लिख सकती हूँ। ये कोई भी एंटिटी है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट कमाने वाली हो। ठीक है, कोई भी एंटिटी है ये। ठीक है, तो एंटिटी है या बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है या सोल प्रोप्राइटर की शॉप है। ठीक है, तो बिजनेस या एंटिटी है। ठीक है, तो ये बिजनेस है, वो ओनर है। अब देखो, जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो ओनर क्या करते हैं, देखो आपको भी अगर मैं बोलूँ ना, सोच के देखो, आपको ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सोचो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैम हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, है ना, यही होगा, पैसे चाहिए। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर बिजनेस में पैसे डालता है तो इस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। जब ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, बिजनेस में पैसे डालना मतलब ओनर क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है पैसों को। ठीक है, तो ओनर जब भी पैसों को निवेश करता है किसमें, बिजनेस में, तो इसे हम बोलते हैं कैपिटल। इन पैसों को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, अब क्या सिर्फ पैसे ही निवेश करता होगा ओनर। सपोज देखो, हम लोग क्या कर रहे थे कि एक बिजनेस शुरू कर रहे थे। ठीक है, तो हम सब ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम करेंगे चॉकलेट फैक्ट्री स्टार्ट। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, चॉकलेट फैक्ट्री बना रहे हैं। अब चॉकलेट फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए थे पैसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारी जितनी सेविंग्स थी हमने सारी सेविंग्स लगा दी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, तो सपोज 2 लाख ही हमारी सेविंग्स थी और ये हमने लगा दी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, तो ये तो कैपिटल है। अब
सेविंग्स तो कर ली, ठीक है, फैक्ट्री में हमें सामान भी मिल गया, बट अब ना हमें फैक्ट्री में अपना छोटा सा ऑफिस खोलना था, ठीक है, ऑफिस खोलना था मतलब ऑफिस बनाना था, एक रूम ऑफिस के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो ऑफिस के लिए जब हमने रूम देखा तो रूम तो था क्योंकि हमने फैक्ट्री खरीदी है, रूम तो था, बट उस रूम में ना फर्नीचर नहीं था। क्या नहीं था? फर्नीचर। और अब क्योंकि हम लोग सारे पैसे हम लगा चुके थे, ठीक है, हम सारे पैसे पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे, तो हमें आइडिया आया अरे हमारे घर पे तो ना हमारा टेबल पड़ा है, स्टडी टेबल, जिसका यूज़ नहीं होता, जो बस पड़ा है स्टडी के लिए, तो उसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो हम सोचते हैं चलो चलो अपने घर से उठा के वो टेबल हम डाल देते हैं बिजनेस में। तो टेबल में बोल तो कोई गुड है, गुड्स सामान है, तो टेबल उठा करके हमने डाल दिया बिजनेस में। अब हमने अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में उस टेबल को क्या कर दिया है? इंस्टॉल कर दिया हमने चॉकलेट फैक्ट्री में, ठीक है। अब हमने टेबल को जब इंस्टॉल कर दिया है चॉकलेट फैक्ट्री में, तो क्या हुआ, हमने जो टेबल की मनी वैल्यू थी ना, तो टेबल की मनी वैल्यू कितनी होगी? तो सपोज हमारे टेबल था, मैंने जो खरीदा था वो टेबल, सपोज वो था 4000 का। कितने का था? 4000 का। मैंने टेबल भी डाल दिया और प्लस चेयर भी थी, तो 500 की चेयर, चलो 1000 रुपीज़ की चेयर भी थी। तो मैंने वो चेयर और टेबल दोनों उठा करके बिजनेस में रख दिया। अब ऐसा तो नहीं है मैं रोज हर शाम को घर ले जा रही हूँ टेबल चेयर, फिर हर सुबह यहाँ लेके आ रही हूँ फैक्ट्री में, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमने 2 लाख का कैश क्या किया? इन्वेस्ट किया हमने अपने बिजनेस में। और हमने क्या इन्वेस्ट किया? 4000 का टेबल और साथ ही साथ 1000 का क्या इन्वेस्ट किया हमने अपने बिजनेस में? 1000 की चेयर भी इन्वेस्ट की। तो मैं बोल दूँ, जब भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, फिर चाहे वो पैसा हो, ठीक है, जब भी आप क्या करते हो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, फिर चाहे वो कैश हो या फिर गुड्स हो, तो जो भी कैश या गुड्स, तो कैश अगर आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में तो वो आपकी कैपिटल है। और जब आप बिजनेस में ओनर, आप मतलब ओनर, ठीक है, सॉरी, तो जब ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और जब ओनर बिजनेस में गुड्स इन्वेस्ट करता है, गुड्स मतलब सामान, ठीक है, तो जब भी आप बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करते हो या फिर जब भी आप बिजनेस में गुड्स इन्वेस्ट करते हो, आप मतलब ओनर की बात करो, तो जब भी बिजनेस में ओनर कैश या फिर गुड्स को इन्वेस्ट करता है तो इसकी टोटल मनी वैल्यू, कैश की मनी वैल्यू क्या होगी? जितना कैश होगा वही उसकी मनी वैल्यू हुई। लेकिन मनी वैल्यू बोला किसके लिए जा रहा है? गुड्स के लिए। तो जो गुड्स की, अब टेबल चेयर थोड़ा ना लिखेंगे, कैपिटल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अब हम? तो कैपिटल क्या है हमारी? कैपिटल क्या है हमारी? तो हमारी कैपिटल है 2 लाख प्लस 4000 प्लस 1000। तो मैं बोल दूँ 2,05,000 क्या है हमारी? तो हमारी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2,05,000। ये हमारी क्या है? 2,05,000 हमारी क्या है? कैपिटल है। समझ रहे हो? ये हमारी क्या है? कैपिटल है। अब मुझसे कोई कैपिटल पूछेगा तो मैं ये बोलूंगी 2 लाख प्लस टेबल प्लस चेयर, नहीं, तो सामान नहीं बताते हम, सामान की मॉनेटरी वैल्यू बताते हैं, ठीक है। तो जब भी ओनर बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करता है, जब भी ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है या फिर कोई भी सामान गुड्स को इन्वेस्ट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो उसकी टोटल मनी वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल, ठीक है। अब हम चलते हैं कैपिटल पे। तो कैपिटल क्या है? देखो, द मनी और अदर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब होता है कोई भी ऐसा सामान जिसका कोई ना कोई यूज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई यूज़ हो, ठीक है। तो हर एक वो चीज़ क्या हो गई? रिसोर्स। हिंदी में उसका मतलब है संसाधन, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि संसाधन किसे बोलेंगे हम? तो जिसका कोई ना कोई यूज़ हो उसे हम बोलते हैं संसाधन, ठीक है। तो अगर द मनी, पैसा, जो मैंने बोला कैश हो सकता है ना, तो कैश, तो मनी मतलब जो कैश आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। और अदर रिसोर्सेज, तो अदर रिसोर्सेज में हमने किसका एग्जांपल लिया कि गुड्स था, कोई भी सामान था, ठीक है। दैट द ओनर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, तो ओनर बिजनेस में जो भी पैसा या फिर जो भी रिसोर्स इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करना मतलब निवेश करता है, इन्वेस्ट करना मतलब निवेश करता है, तो जो भी पैसा या फिर जो भी रिसोर्स बिजनेस में निवेश करता है टू स्टार्ट इट और रन इट, तो या तो उसे शुरू करने के लिए या हो सकता है ना कि उसे आगे चलाने के लिए, ठीक है। तो पैसा निवेश करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस नया है तभी कैपिटल बोलेंगे और जब बिजनेस 2-3 साल हो गए तब जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसे कैपिटल नहीं, कैपिटल है। तो देखो, कैपिटल या तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए निवेश कर रहा होगा या फिर बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो टू स्टार्ट और टू रन इट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी, और कैपिटल को हम नेट वर्थ या फिर ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं। क्या? कैपिटल को हम नेट वर्थ या फिर ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। अब हम आते हैं नेट वर्थ पे। आपको पता है कुछ पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रही थी मैं, और तब उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव तो होता है कि असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए, और दूसरा मैंने आपको क्या कहा था कि
टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तब मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है आपको अभी डाउट आ रहा हो कि मैम प्रॉफिट लॉस पता करना या फिर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करना एक ही तो बात है। तब मैंने कहा था नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रॉफिट और लॉस पता करना अलग चीज़ है और फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना अलग चीज़ है। तब मैंने आपको क्या बताया था, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बताया था मैंने आपको। तो मैंने आपको एक वर्ड लिखाया था नेटवर्थ। तब मैंने कहा था इसका मीनिंग मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। तो असल में नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, तो उसका जो एक ऑब्जेक्टिव था ना, ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके बिजनेस की, तो उसका मतलब है कि हमें बिजनेस की कैपिटल पता चल सके, ठीक है। तो बिजनेस की कैपिटल पता चल सके यानी कि बिजनेस की नेटवर्थ पता चल सके, तो नेटवर्थ को ही हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो नेटवर्थ जो है ना वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है बिजनेस की, यानी कि कैपिटल जो है वो आपके बिजनेस की क्या दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा प्रॉफिट और लॉस अलग है और कैपिटल अलग है, अब तो क्लियर हो गया होगा। तो अब आप लोगों को आई होप नेटवर्थ का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। तो नेटवर्थ शो क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कैपिटल आपको क्लियर हो। अब हम नेक्स्ट अपने टर्म पे चलते हैं जो कि है ड्राइंग्स, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या हुआ, तो आप जो पेंट करते हो ये वो ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या हुआ, देखो ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। अब ओनर क्या करता है, बिजनेस से पैसे निकालता है। ओनर क्या करता है, बिजनेस से पैसे निकालता है फॉर पर्सनल यूज। तो मैं बोलती हूँ पैसे निकालना पर्सनल यूज के लिए मतलब विड्रॉज। तो जो ओनर है वो क्या करता है, विड्रॉज मनी और गुड्स। तो चाहे पैसे निकाल रहा है ओनर बिजनेस से या फिर सामान निकाल रहा है ओनर बिजनेस से, किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज। तो ओनर बिजनेस के काम के लिए नहीं निकाल रहा है उसमें से पैसे या फिर गुड्स को, सामान को बिजनेस के काम के लिए नहीं निकाल रहा है, ओनर अपने पर्सनल काम के लिए, फॉर पर्सनल यूज। तो ओनर अपने पर्सनल काम के लिए क्या कर रहा है, पैसों को या सामान को बिजनेस से निकाल रहा है। तो इसको इस इतने बड़े जो हमने लिखा है इसका मीनिंग, तो इसको ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। इसका मतलब ही क्या होता है, ड्राइंग्स। तो पैसे अगर निवेश कर रहा है, पैसे और सामान अगर बिजनेस में ओनर निवेश कर रहा है उसे कैपिटल बोलेंगे, और अगर बिजनेस से पैसे या फिर सामान को ओनर निकाल रहा है, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उसे ड्राइंग्स बोलेंगे। अब ड्राइंग्स का फर्क क्या पड़ता है, तो सपोज हमने निकाला, ओनर ने जो गुड्स निकाले हैं ना बिजनेस से, तो सपोज वो निकाले, ओनर ने निकाले हैं 5000 के गुड्स निकाल दिए, ठीक है। 5000 के ओनर ने गुड्स निकाल दिए, ठीक है। और मनी निकाल दिया ओनर ने, कितने का, 50,000 मनी ओनर ने निकाल दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, 5000 का सामान निकाल दिया और 50,000 के क्या निकाल दिए, पैसे निकाल दिए। तो पहले मुझे बताओ, जो 2 लाख हमारी कैपिटल थी ना, 2,05,000 हमारी कैपिटल थी, तो अब ये पता है ये कैपिटल कम हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, हमारी ये कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो कम कितनी होगी, पहले तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 50,000 जो पैसे निकाले हैं, ठीक है। और फिर हम इसमें से अलग से क्या माइनस करेंगे, 5,000। तो 5,000 को भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 अब क्या हो गई है हमारी नई क्या हो गई, हमारी कैपिटल अब 1,50,000 बन चुकी है। पहले हमारी कैपिटल क्या थी, 2,05,000, और अब हमारी कैपिटल बन चुकी है कितनी, 1,50,000। तो इतना आप सभी को समझ आया होगा आई होप कि ड्राइंग्स का क्या असर पड़ता है कैपिटल पे। तो ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, हम ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो ड्राइंग का क्या असर पड़ रहा है, ड्राइंग आपकी कैपिटल को कम कर देती है, ड्राइंग्स ओनर की कैपिटल को कम कर देती है, ठीक है। अब हम इसको डिक्टेट करके बताती हूँ मैं आपको मीनिंग। इट इज द मनी और गुड्स, मैंने कहा ना, या तो पैसे निकाल रहा है ओनर या फिर गुड्स निकाल रहा है या रिसोर्स निकाल रहा है कोई भी, टेकन आउट ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस से निकाल रहा है बाय प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, प्रोपराइटर मतलब होता है ओनर, ठीक है। तो ओनर जब निकाल रहा है क्या, पैसे या फिर गुड्स निकाल रहा है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। अब देखो, इट रिड्यूसेस ओनर्स कैपिटल, तो ड्राइंग आपकी क्या करती है, आपकी ओनर की जो कैपिटल है उसको क्या कर देती है, ड्राइंग रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो आई होप कैपिटल और ड्राइंग्स आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती है, ठीक है, लाइबिलिटीज क्या होती है, तो देखो लाइबिलिटी क्या होती है, तो लाइबिलिटी मतलब होती है बिजनेस की जो भी देनदारी है। तो हिंदी में हम लाइबिलिटी को बोलते हैं क्या, देनदारी। तो लाइबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदारी, ठीक है।
तो देनदारी क्या हो गई, लाइबिलिटी। तो देनदारी मतलब अगर बिजनेस ने किसी को पैसे देने हैं या फिर जो भी देनदारी है, बिजनेस ने कुछ भी देना है अगर किसी को, सिर्फ पैसे नहीं, लाइबिलिटी का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता है, बिजनेस ने अगर किसी को कुछ भी देना है तो वो बिजनेस की क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, बिजनेस के लिए क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटीज एक है तो एक देनदारी है तो लाइबिलिटी, और बहुत सारी देनदारी है तो लाइबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है, लाइबिलिटीज प्लूरल है लाइबिलिटी का। तो लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज रेफर टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पैसों की जो देनदारी है, ऑब्लिगेशन, ठीक है, देनदारी आपकी ऑफ अ बिजनेस। तो एक बिजनेस की जो पैसों की देनदारी है, ठीक है, फाइनेंशियल, बिजनेस से रिलेटेड, एक बिजनेस की जो बिजनेस से रिलेटेड क्या है, देनदारी है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। ठीक है, और दूसरा अगर आपको ये वाली नहीं लिखनी है तो ये वाली लिख सकते हो आप डेफिनेशन, लाइबिलिटीज मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। तो वो अमाउंट जो बिजनेस ओड बाय बिजनेस, एक तो ओ करना होता है, ओ करना मतलब ओन करना, और ओड मतलब पे करना। क्या ओ मतलब होता है, ओ करना मतलब होता है, अगर आप किसी चीज को ओ कर रहे हो, यू ओ समथिंग, मतलब वो आपका है, और ओड मतलब तो वो अमाउंट जो ओड मतलब लाइबिलिटी, तो मतलब वो अमाउंट जो आपको पेबल होता है, ओड का मतलब क्या है, पेबल, तो वो अमाउंट जो आपने किसी को देनी है, तो वो अमाउंट जो बिजनेस ने किसी को देनी है, हम बोल देते हैं वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। अगर आपने किसी को कुछ अमाउंट देनी है, आपकी कुछ ऑब्लिगेशन है, देनदारी है, तो आपने जिसको देना है वो आपके लिए क्या बन जाएगी, वो लाइबिलिटी बन जाएगी, वो देना आपके लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। और वैसे ही बिजनेस ने अगर किसी का कुछ देना है, किसी की कुछ भी देनदारी है बिजनेस की, तो वो बिजनेस की क्या बन जाती है, बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, अब लाइबिलिटी को फॉलोइंग कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहली होती है करंट लाइबिलिटीज और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, तो वो लाइबिलिटी, वो देनदारी जो बिजनेस को कब देनी है, पेबल विद इन 12 मंथ्स। तो अगर 12 महीने के अंदर अंदर, अगर 12 मंथ्स के अंदर अंदर बिजनेस को किसी को भी देना है, कोई भी ऑब्लिगेशन है, बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, तो बिजनेस की जो भी देनदारी है बिजनेस को अगर वो 12 महीने के अंदर अंदर देनी है ना, तो वो हो जाती है बिजनेस की करंट लाइबिलिटीज। और बिजनेस की वो देनदारी जो बिजनेस को देनी है 12 महीने के बाद, तो आफ्टर 12 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर 12 मंथ्स, ये है आफ्टर 12 मंथ्स। तो अगर 12 महीने के बाद बिजनेस को अपनी देनदारी चुकानी है, देनी है, तो हम उसे बोल देते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। आई होप लाइबिलिटीज आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज मतलब बिजनेस की जो देनदारी है, तो बिजनेस की जो देनदारी है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, करंट या फिर नॉन करंट। 12 महीने के अंदर अंदर अगर बिजनेस ने किसी की देनदारी देनी है, तो बिजनेस ने अपनी देनदारी देनी है, तो हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। और अगर 12 महीने के बाद बिजनेस ने अपनी देनदारी देनी है, तो हम उसे बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट नोट्स देखो। अच्छा, ये सब तो ठीक है, तो मैंने बोल दिया बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस की देनदारी है। देनदारी कब होगी, या तो बिजनेस ने किसी से उधार लिया होगा, देनदारी तभी तो होती है ना। आपकी देनदारी कब होगी, या तो आपने उधार लिया है, तो उधार पे हो सकता है आपने पैसे लिए हैं, या आपने उधार पे सामान लिया है। तो बिजनेस ने अगर किसी से उधार पे पैसे या फिर उधार पे सामान लिया है, तो वो बिजनेस की बन जाती है लाइबिलिटी। तो सपोज ये बिजनेस है और ये है राज, वो बिजनेस है, हमारा बिजनेस है और ये है राज। तो बिजनेस ने क्या किया, राज से क्रेडिट पे परचेज किया, परचेज्ड कोकोआ पाउडर चॉकलेट बनाने के लिए यूज होता है, हमारी चॉकलेट फैक्ट्री है ना, तो कोकोआ पाउडर खरीदा हमारे बिजनेस ने, परचेज कोकोआ पाउडर ऑन क्रेडिट। तो उधार में हमने क्या किया, कोकोआ पाउडर खरीदा, क्रेडिट मतलब होता है उधार। तो उधार में बिजनेस ने क्या किया, राज से क्या खरीदा, कोकोआ पाउडर खरीदा, मतलब आप रॉ मटेरियल खरीदा अपना सामान बनाने के लिए, चॉकलेट बनाने के लिए। ठीक है, तो आप उधार पे खरीदा। तो ये बताओ कितने का उधार था, ये था उधार 25,000 का। तो मैं बोल दूं जो ये 25,000 रुपए हैं वो हमारे बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी। ये 25,000 हमारे बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस ने अब राज के कितने रुपए देने हैं, 25,000 रुपए देने हैं। तो जरूरी नहीं है कि राज ने पैसे ही दिए होंगे। ठीक है, राज ने सामान दिया जो कि 25,000 का था। अब नेक्स्ट सिनेरियो, राज ने सामान नहीं दिया, राज ने क्या किया, राज ने बिजनेस को दिया पैसे दिए, राज ने बिजनेस को दिए 10,000 रुपए। क्या दिए राज ने बिजनेस को, 10,000। तो मैं बोल दूं बिजनेस ने राज से 10,000 रुपए लिए उधार, तो 10,000 रुपए का क्या लिया, उधार। तो उधार लिया, मैं बोल दूं लोन ले लिया, बोल दूं मैं। तो हमारे बिजनेस ने राज से क्या किया, 10,000 का लोन लिया। तो अब बताओ क्या ये 10,000 का लोन जो राज को बिजनेस अब वापस तो करेगा ही ना, बिजनेस को
क्या वो हमेशा के लिए दे दिया राज ने? लोन दिया है तो हमेशा के लिए तो नहीं दिया है, तो बिजनेस को वापस तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, जब ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, ठीक है, ओनर ने भी तो कैपिटल दिया ना, सिर्फ पैसे नहीं दिए, सामान भी दिया, तो मुझे ये बताओ, तो ओनर ने बिजनेस को जो ये सामान दिया, ये 2 लाख का सामान दिया, तो ओनर ने बिजनेस को जो ये 2 लाख का सामान दिया है, या फिर ये 4,000 का सामान, 2 लाख के पैसे, 2 लाख पैसे दिए हैं, या फिर ये जो 4,000 का सामान दिया और ये 1,000 का सामान दिया, मतलब तो टोटल जो ये 2,05,000 का जो पैसे और सामान बिजनेस को दिया है ओनर ने, क्या ये बिजनेस की लाइबिलिटी है या फिर नहीं? आपको मुझे ये बताना है। थोड़ी देर सोचो, ओनर ने बिजनेस को क्या दिए? पैसे निवेश किया, बिजनेस में पैसे निवेश किए या सामान निवेश किया। तो मैं ये पूछ रही हूँ, ये पैसे, ये सामान जिसे आप कैपिटल बोलते हो, क्या ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस की देनदारी है ये? थोड़ा सोचो, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा? देखो, उनके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं ओनर का ही तो बिजनेस है ना, तो देनदारी कैसे है, लाइबिलिटी कैसे है, ठीक है। और जिन बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है, अभी वो क्लियर हो जाएगा, और जिन बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी आया कि हाँ ये लाइबिलिटी है, तो अब मैं क्लियर कर देती हूँ कि लाइबिलिटी क्यों है, ठीक है। तो पहली बात, हाँ ये कैपिटल भी लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। क्या? कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। क्यों है? अगर किसी और ने आपको पैसे दिए, बिजनेस को पैसे दिए, तो आप बोल रहे हो लाइबिलिटी है, बिजनेस की देनदारी है, क्योंकि बिजनेस ने फ्यूचर में चुकाने हैं वो पैसे, ठीक है, दोबारा वापस देने हैं। तो आप जब ओनर बिजनेस को पैसे दे रहे हो, तो ओनर क्या बोल रहा है? हमेशा के लिए रख लो इसे, ठीक है। अब ये मत सोचो कि मैम ओनर का ही तो बिजनेस है। आज शुरू में जब फर्स्ट टर्म पढ़ाई, मैंने आपको क्या पढ़ा है? एंटिटी। तो बिजनेस तो एंटिटी है, मैंने क्या बोला? बिजनेस का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। एंटिटी मतलब जिसका अपना अलग सा अस्तित्व हो, बिजनेस का अपना अलग अस्तित्व है। इसीलिए मैं आपको शुरू से बोल रही थी ना, बिजनेस अलग, ओनर अलग। अब क्योंकि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, तो इसीलिए ओनर अगर बिजनेस को कुछ देता है, तो बिजनेस ये मानता है कि मुझे किसी और ने पैसे दिए हैं, मुझे किसी और ने सामान दिया है, इसीलिए मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। समझ आया? कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है, समझ आया? अच्छा, इसको मैं एक और उससे बताती हूँ। सपोज बिजनेस काफ़ी टाइम चला, तो बिजनेस का ना अपने नाम से एक बैंक अकाउंट होगा, अपने बैंक में अकाउंट होगा ना बिजनेस के नाम का। तो हमारा शुगर एंड स्माइल नाम की बेकरी थी, तो शुगर एंड स्माइल नाम से बैंक अकाउंट होगा, और उसका जो ओनर है, तो सपोज ओनर का नाम है, तो ओनर का नाम हम क्या रख लेते हैं? राज रख दिया हमने, मिस्टर राम रख देते हैं। तो ओनर है मिस्टर राम, ठीक है। तो मिस्टर राम क्या है? ओनर है। किसके ओनर है मिस्टर राम? हमारी जो बेकरी है ना, क्या, स्वीट्स एंड स्माइल, शुगर एंड स्माइल। तो शुगर एंड स्माइल नाम की हमारी जो बेकरी है, उसके ओनर है मिस्टर राम। तो आपको पता है, राम का जो पर्सनल अकाउंट होगा ना बैंक में, राम का अपना सेविंग्स अकाउंट अलग होगा, और बिजनेस के नाम का जो अकाउंट होगा ना राम का बैंक में, जो बिजनेस के नाम का अकाउंट होगा वो अलग होगा। दोनों अकाउंट अलग अलग हैं। तो समझ लो, शुगर एंड स्माइल्स, शुगर एंड स्माइल्स अकाउंट, इस नाम से बिजनेस का अपना खुद का अकाउंट है, और राम का राम अकाउंट करके अपना खुद का अकाउंट होगा बैंक में। समझ रहे हो? दोनों अकाउंट क्या है? अलग अलग हैं। तो राम जब पैसे दे रहा है, तो इसका मतलब राम ने पैसे किसे दिए हैं? शुगर एंड स्माइल को दिए हैं, बिजनेस को दिए हैं। तो अब जब देखो, जब बिजनेस बंद होगा, सोच के देखो, जब बिजनेस बंद होगा, तो शुगर एंड स्माइल अकाउंट के जो अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे, क्या राम उसे ऐसे ही छोड़ देगा? क्योंकि अब बैंक तो बंद हो गया। बैंक बंद हो गया, तो अब अगर उसके जो बंद होने से पहले जिसमें जो पैसे होंगे इस अकाउंट में, वो विड्रॉ नहीं किए, तो हमेशा उसी में रह जाएंगे ना, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। समझ लो? तो अब बिजनेस जब बंद होगा, तो पता है आपको राम क्या करेगा? शुगर एंड स्माइल के अकाउंट से पैसे निकाल कर अपने पर्सनल अकाउंट में डालेगा। तो ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है कि ओनर बिजनेस का ही तो ओनर है, बिजनेस का ओनर है, लेकिन फिर भी बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। इसीलिए हम बोलते हैं ओनर जो बिजनेस को जो भी कैपिटल दे रहा है, चाहे वो सामान है, चाहे वो मनी है, जो भी कैपिटल दे रहा है, हम क्या बोलते हैं? बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए देनदारी है। क्योंकि बिजनेस को लास्ट में कभी भी, देखो अभी ओनर ये तो नहीं बोलेगा बिजनेस को अभी वापस कर, पर कभी ना कभी तो बिजनेस ने वो पैसे चुकाने हैं। समझ लो? कभी ना कभी तो बिजनेस को सामान वापस करना पड़ेगा ओनर को, या फिर वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते। तो इम्पॉर्टेंट नोट क्या थे वो? लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। तो ओनर की तरफ बिजनेस की जो लाइबिलिटी होगी, ओनर की तरफ बिजनेस की जो लाइबिलिटी होगी, उसे हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी। अब मुझे आप लोग बताओ, ओनर की तरफ बिजनेस की कौन सी लाइबिलिटी है? बिजनेस की कौन सी देनदारी है ओनर की तरफ? तो मैं बोल दूं कैपिटल। असल में ये पॉइंट किसकी बात कर रहा है? कैपिटल। तो कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी।
अंदर की लाइबिलिटी है, वो बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी है ना, ओनर बिजनेस के अंदर का ही तो मेंबर है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं कैपिटल जो है एक लाइबिलिटी है। और कैसी लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है कैपिटल, ठीक है। अब लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर्स इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब ओनर के अलावा आउटसाइडर हैं जितने भी बिजनेस के, उनकी तरफ जो लाइबिलिटी है, जो देनदारी है बिजनेस की, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आई होप आपको क्लियर होगा, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्लियर होगा, और आपको करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी भी क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है हमारा असेट्स। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? असेट्स। असेट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो असेट्स क्या है? असेट्स आर वैल्यूएबल थिंग्स, कीमती चीजें। असेट क्या है? वैल्यूएबल थिंग्स, कीमती चीजें, या फिर वो चीजें जिनकी कोई ना कोई वैल्यू है। वैल्यूएबल थिंग्स वो चीजें जिनकी वैल्यू है, मनी वैल्यू, समझ लो। और राइट्स, तो या तो आपके पास कुछ कीमती चीजें हैं या फिर कोई अधिकार है। राइट मतलब क्या होता है? राइट्स मतलब क्या होता है? अधिकार है किसी चीज का आपके पास। राइट्स अ बिजनेस ओन्स और कंट्रोल, तो एक बिजनेस के पास ओन करना मतलब बिजनेस के पास होना, ठीक है। तो बिजनेस के पास अगर कोई वैल्यूएबल चीज है, या बिजनेस किसी वैल्यूएबल चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो बिजनेस के पास कोई वैल्यूएबल चीज है या उसका कंट्रोल बिजनेस के हाथ में, या बिजनेस के पास कोई अधिकार है या फिर उसका कंट्रोल, उस अधिकार का कंट्रोल जो है बिजनेस के हाथ में, तो उसे हम बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एसेट्स मतलब वो चीजें, चाहे वो चीज है या फिर राइट है, ठीक है। तो या तो वो चीजें या तो वो राइट या वो चीजें जिन पर बिजनेस का मालिकाना हक होता है। मालिकाना हक, बिजनेस ओनर है जिन चीजों का, बिजनेस कंट्रोल करता है। आप जिन चीजों के ओनर हो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ना। अपने फोन के ओनर आप हो तो आप अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस भी जिन राइट्स को, जिन अधिकारों को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, या जिन सामानों को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है, मतलब जिन पर बिजनेस का मालिकाना हक है, उन्हें हम बोलते हैं असेट्स, ठीक है। तो असेट्स क्या है? वो चीजें या फिर वो अधिकार जिन पर बिजनेस का मालिकाना हक है, वो होते हैं असेट्स, ठीक है। दे आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस। तो असेट क्या है? फ्यूचर में मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट है। असेट क्या है आपका? फ्यूचर में मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट। तो अगर किसी चीज से आपको फ्यूचर में पैसों का वाला बेनिफिट मिल रहा है, किसी चीज से फ्यूचर में मतलब समझो ना, भविष्य काल में, तो अगर किसी चीज से फ्यूचर में आपको पैसों वाला बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, मतलब फायदा तो मिलेगा, लेकिन कैसा? पैसे के टर्म्स में फायदा मिलेगा, ठीक है। तो अगर पैसों वाला फायदा आपको किसी भी चीज की वजह से मिल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? असेट, ठीक है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली हर वो चीज जो बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, उन्हें भी हम एसेट्स बोलते हैं। या फिर वो प्रॉपर्टीज मतलब सारी जायदाद जो किसकी है? ओन्ड बाय बिजनेस। तो बिजनेस जितनी भी जायदाद का मालिक है, ओन कर रहा है जितनी भी जायदाद बिजनेस के पास है, जितनी भी प्रॉपर्टी बिजनेस के पास है, वो भी बिजनेस के क्या होते हैं? असेट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? असेट्स। तो आई होप असेट्स क्लियर है आपको। तो मैं बोल दूं, देखो आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपकी देनदारी है, और असेट क्या है? वो चीजें या वो अधिकार जिन पर आपका मालिकाना हक है, ठीक है। तो एग्जांपल, कैश, जो पैसे बिजनेस के पास है, बिजनेस का उन पर मालिकाना हक है, इसीलिए कैश भी असेट है। लैंड, प्रॉपर्टी का ना मैंने आपको, प्रॉपर्टी पर बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है, तो बिजनेस की जो लैंड है उस पर बिजनेस का मालिकाना हक है, तो वो भी असेट हो गया। अब आता है एक टर्म डेटर, ये मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। थोड़ी देर होल्ड पे रखेंगे इसको। और आ गया फर्नीचर, तो बिजनेस के पास जितना भी फर्नीचर है उस पर मैं बोल दूँ बिजनेस का मालिकाना हक है, तो इसका मतलब वो भी बिजनेस की क्या है? असेट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। अच्छा, पहले जो असेट्स हैं उनको भी क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो असेट्स करंट असेट हो सकते हैं, नॉन करंट असेट हो सकते हैं, या फिक्टिशियस असेट्स हो सकते हैं। तो जो असेट्स हैं उनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। करंट असेट क्या हो गए? तो करंट असेट क्या होते हैं? वो चीज़ें या फिर वो अधिकार जो कि किसी बिजनेस ओन करता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और मेंट फॉर रीसेल और यूज्ड अप विद इन 12 मंथ्स, दैट इज 1 ईयर, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, असेट क्या है? वो चीज़ें जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दें, या वो राइट्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर बिजनेस का कोई ऐसा अधिकार है जिसको बिजनेस 1 साल के अंदर इस्तेमाल करके खत्म हो जाएगा, कि 1 साल तक ही बिजनेस के पास वो अधिकार है, तो वो हो गया बिजनेस का करंट एसेट। या कोई ऐसा सामान है बिजनेस के पास जो 1 साल तक ही उसको क्या देगा? फायदा देगा,
बिजनेस के पास ऐसा सामान है जिस पर बिजनेस का हक, मालिकाना हक 1 साल के लिए ही है, तो 12 महीने के अंदर अंदर या 12 महीने तक ही अगर कोई चीज आपको फायदा दे रही है तो हम बोल देते हैं वो करंट असेट है। ठीक है, असेट जो आपको फायदा दे रही है, जो चीजें जिन पर बिजनेस का मालिकाना हक है, जो चीजें बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही हैं, पैसों वाला फायदा दे रही हैं। ठीक है, तो अगर 12 महीने के अंदर अंदर उनको यूज कर देता है बिजनेस, या फिर वो खत्म हो जाती है 12 महीने के अंदर अंदर, तो हम बोलते हैं वो करंट असेट है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिखा है देखो, तो ऐसी चीजें जो कि कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं, ऐसी चीजें जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे कि मैं बोल दूं गुड्स, गुड्स मतलब सामान। अब आप सामान को बेचोगे, जब बिजनेस गुड्स को बेचेगा तो इसके बदले में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा इसके बदले में। तो मैं बोल दूं गुड्स को कैश में हम इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो गुड्स को हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यानी कि गुड्स हमारे कैसे असेट है, असेट तो है पर कैसे असेट है, करंट असेट है। क्योंकि आपको नहीं लगता जो सामान बेचने के लिए रखा है वो कब रखा होगा कि 12 महीने के अंदर अंदर हम इसको क्या कर ले हम इसको बेच दें। ठीक है, बात इंटेंशन की होती है। बात किसकी होती है, इंटेंशन। आपने इंटेंशनली ही ये सामान सोच करके भरा है कि इस सामान को मैं इसी साल के अंदर अंदर बेच दूंगा। हर बिजनेस वाला ये ऐसा सोचता है, वो 4-5 सालों के लिए स्टॉक भर के रख देता हूँ, नहीं, वो क्या सोचता है, स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 साल का ही भरेंगे और बोलेंगे 12 महीने के अंदर अंदर मुझे ये सामान क्या करना है, बेचना है। तो इंटेंशन तो क्या है कि 12 महीने के अंदर अंदर बेच दें, इसीलिए हम गुड्स को बोलते हैं करंट असेट। अब कई बच्चे होंगे बोल रहे हैं मैम अगर 12 महीने के अंदर अंदर नहीं बिका वो गुड तो क्या, जब 12 महीने के अंदर अंदर नहीं बिका तो 12 महीने के बाद वही गुड क्या बन जाएगा, नॉन करंट असेट। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा देखो क्यों नहीं बनेगा, देखो मैंने क्या कहा, बात है इंटेंशन की। आप बेचना तो उसे 12 महीने के अंदर चाह रहे हो ना, इसीलिए रहेगा क्या, करंट असेट ही रहेगा। तो ऐसी चीज जिससे आपको जो फायदा मिल रहा है ना, आप चाह रहे हो कि 12 महीने के अंदर अंदर फायदा दे दे वो चीज, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगी आपको फायदा देने के बाद, तो वो हो गई करंट एसेट। ठीक है, तो थिंग्स और राइट्स अ बिजनेस ओन्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, तो जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि गुड्स मैंने कहा। ठीक है, इनको बेचोगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी चीजें जो आपने रीसेल के लिए रखी है, रीसेल के लिए रखी है मतलब तो मैं बोलते हूँ अगर मेरी पंखे की दुकान है, ठीक है, मेरी क्या है, फैन की दुकान है। देखो अब जो ये फैन की दुकान है मेरी ना, तो मैंने फ़ैन बनाया नहीं है, मैंने फ़ैन खरीदा, जो मैन्युफैक्चरर था ना, जो फ़ैन बनाने वाला था, मैंने उससे बना हुआ फ़ैन खरीदा, अपनी दुकान पे रखा। ठीक है, तो एक बार वो सेल हो चुका है, सेल होके मेरे पास आया, अब मैं उसे रीसेल करूँगी। मैं क्या करूँगी, रीसेल करूँगी कस्टमर्स को। तो वो चीज़ें जो आपने रीसेल के लिए रखी हैं, तो मैं बोल दूँ ये भी कहीं ना कहीं गुड्स हैं। तो जो चीज़ें, जिन गुड्स को हम रीसेल के लिए रखते हैं, पता है इन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। क्या बोलते हैं हम, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो आपने रीसेल के लिए रखी हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्टॉक। देखो दुकान पर जितना भी सामान बेचने के लिए है ना, तो मैं आपको बताने के लिए गुड्स बोल रही थी ताकि आपको पता चले गुड्स का मतलब सामान होता है, लेकिन दुकान पर जो सामान होता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक का मतलब गुड्स ही है, लेकिन स्टॉक का मतलब क्या है, वो बेचने के लिए रखे हुए हैं। समझ लो। ठीक है, तो देखो स्टॉक रीसेल के लिए होता है, तो स्टॉक भी क्या है, करंट एसेट है, और यूज्ड अप विद इन 12 मंथ्स, तो या फिर उसे 12 महीने के अंदर अंदर यूज़ कर देंगे। ठीक है, सोच के देखो, एक कंपनी वाला कोई एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए जो ओनर है कंपनी के, वो क्या खरीदते हैं, स्नैक्स खरीदते हैं। ठीक है, अब देखो स्नैक्स खरीदते हैं तो वो उस पर कंपनी का मालिकाना हक है, बिल्कुल है। वो जब चाहें तब स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको चाहें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मतलब ये असेट तो है। ठीक है, अब स्नैक्स असेट है, लेकिन कैसा है, करंट है या नॉन करंट है, तो देखो बिल्कुल करंट है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि 12 महीने के अंदर अंदर ये स्नैक्स कंज्यूम हो जाएंगे। इवन बताऊँ क्या होगा, स्नैक्स तो आज खरीदे और शाम तक ही कंज्यूम हो जाएंगे, है ना। और 1 महीने का अगर वो स्टॉक भर के भी रखते हैं तो भी आपको नहीं लगता 12 महीने के तो अंदर अंदर ही कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, तो करंट एसेट वो चीज़ें जो आपको फ़ायदा देंगी, वो चीज़ें जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, या तो वो चीज़ें जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उन्हें करंट एसेट बोलेंगे, या वो चीज़ें जो आपने रीसेल के लिए खरीदी हैं बिजनेस में दोबारा आगे बेचने के लिए खरीदी हैं, तो वो भी करंट एसेट हैं। क्योंकि हम मान कर चलते हैं कि आप जब भी स्टॉक भरोगे, सामान भरोगे अपने बिजनेस में, क्या सोच करके भरोगे कि आपको ये 12 महीने के अंदर अंदर बेचना है। ठीक है, तो इंटेंशन मैटर करता है, असल में जो हुआ वो मैटर नहीं कर रहा है, इंटेंशन मैटर करता है। ठीक है, कि 12 महीने के अंदर अंदर आप बेचना चाहते हो। ठीक है, तो वो भी करंट एसेट हुआ। और या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो 12 महीने के अंदर अंदर आप यूज़ कर लेते हो, वो भी क्या हो गया, करंट एसेट। एग्जांपल, कैश इन हैंड। अब जो आपके पास बिजनेस के पास कैश इन हैंड, जो कैश में रुपए हैं, बिजनेस उसे 12 महीने के अंदर अंदर अगर यूज़ कर देता है, वो क्या बन जाता है, हमारा करंट एसेट बन जाता है। ठीक है, कैश एट बैंक, तो बैंक में जो बैलेंस होगा बिजनेस का, वो भी क्या है, करंट एसेट है। क्योंकि मैं बोलूँ जैसे ही आप बैंक को एक ऑर्डर दोगे कि मुझे इतने रुपये विड्रॉ करने हैं, वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो कैश एट बैंक है वो सीधे कैश इन हैंड बन जाएगा आपका। समझ रहे हो, तो ये भी मतलब कैश इन हैंड में कन्वर्ट कर पा रहे हो आप इजीली, मतलब करंट एसेट है।
डेटर्स आपका करंट एसेट है, तो डेटर्स मैं अभी कुछ टाइम बाद बताऊंगी आपको, ठीक है। और स्टॉक मतलब तो मैंने बोल दिया, बेचने के लिए, जो गुड्स बेचने के लिए रखे हैं उन्हें स्टॉक बोलते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, करंट एसेट है। अब नॉन करंट एसेट क्या हुए, थिंग्स और राइट्स ऑफ अ बिजनेस, थिंग्स और राइट्स अ बिजनेस ओन्स, तो वो चीजें या वो हक जो कि एक बिजनेस ओन करता है, बिजनेस के पास है, बिजनेस का मालिकाना हक है जिन पर, दैट आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, तो ऐसी चीजें जो बिजनेस से खरीदी हैं लेकिन किसके लिए, रीसेल के लिए नहीं खरीदी हैं, दोबारा नहीं बेचना है, एंड आर यूज्ड, और बिजनेस उसको यूज कर रहा है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, और बिजनेस उसको यूज कैसे कर रहा है, 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए, तो या तो 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए बिजनेस उसे यूज कर रहा है, या फिर हेल्ड फॉर, या फिर बस बिजनेस ने अपने पास रखा हुआ है 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए। तो 12 महीने से ज्यादा टाइम के लिए बिजनेस ने अगर कुछ चीज को यूज कर रहा है बिजनेस, या फिर कुछ चीज अपने पास बस रखी हुई है, तो उसे हम बोल देते हैं नॉन करंट असेट। क्या बोल देते हैं हम, नॉन करंट असेट, ठीक है। अब नॉन करंट असेट के भी दो टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, दो टाइप, ठीक है। तो पहला टाइप है टेंजिबल असेट और दूसरा टाइप है इंटेंजिबल असेट, ठीक है। तो ये ए है, पहला टाइप है टेंजिबल असेट और दूसरा टाइप है इंटेंजिबल असेट। अब टेंजिबल असेट क्या होता है, तो देखो टेंजिबल असेट का मतलब फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी सीन और टच, तो वो असेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो फिजिकली मौजूद हो, तो वो चीजें सारे के सारे वो असेट जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, वो क्या हो गए आपके टेंजिबल असेट। जैसे मैं बोल दूं ये पेन भी टेंजिबल असेट है, ये बोर्ड भी क्या है, टेंजिबल असेट है, क्योंकि मैं इन्हें देख सकती हूँ और टच भी कर सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल, पहले टेंजिबल के बता दो मुझे, तो मैं बोल दूं लैंड भी टेंजिबल एसेट है, फर्नीचर टेंजिबल एसेट है, और बाकी एग्जांपल आप लोग लिखोगे, ठीक है। अब असेट पढ़ा के हो चुका है तो बाकी एग्जांपल आप लोग कर लोगे। अब इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, वो वैल्यूएबल, वो कीमती अधिकार या फिर आइडियाज जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, तो वो कीमती अधिकार या वो कीमती आइडिया जिन्हें देखा नहीं जा सकता है और जिन्हें टच नहीं किया जा सकता है, तो वो कीमती अधिकार जिन्हें ना तो देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट्स। मैम ऐसा भी होता है, ठीक है। अब आप लोगों को एक डाउट हो रहा होगा, मैम शुरू से आप बोल रहे हो असेट का मतलब चीजें तो हमें समझ आई, वो चीजें जिन पर बिजनेस का मालिकाना हक है, बट आप बोल रहे हो वो राइट्स जिस पर बिजनेस का मालिकाना हक है, बिजनेस का अधिकार, बिजनेस के अधिकार भी असेट होते हैं, तो राइट्स का मतलब है क्या, तो बिजनेस के जो राइट्स होते हैं ना, वो बिजनेस के इंटेंजिबल असेट होते हैं, क्योंकि राइट्स अधिकार को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, इंटेंजिबल असेट। अब राइट्स का मैं मतलब बताती हूँ, देखो इतना तो सबको पता होगा, अगर एक ऑथर एक बुक को लिख रहा है, जो राइटर है, ऑथर है बुक के, वो उस बुक को लिख रहा है, तो आपको क्या लगता है कोई भी उस बुक को पब्लिश कर सकता है, सोच के बताओ, नहीं कर सकता है ना, नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ओनर है अगर वो किसी और को परमिशन देगा तभी कोई और उस कंटेंट को क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है या यूज कर सकता है। तो देखो जब ओनर, तो मैं बोलूं ओनर के पास ये राइट है, क्या राइट है, कि मेरी बुक मैं किसे पब्लिश करने के लिए दूं, वो ओनर का राइट है, ठीक है। तो वो क्या है, ओनर का राइट है, ठीक है। अगर एक कंपनी कुछ चीज मैन्युफैक्चर करती है, कुछ नया कुछ इनोवेटिव बनाती है, ठीक है, अब कंपनी जैसे ही मार्केट में लॉन्च करेगी, आपको नहीं लगता हर कोई उसे कॉपी करेगा, सोचो उसने कितना टाइम, कितना हार्डवर्क, कितना डेडिकेशन दिया होगा उस चीज को इन्वेंट करने में। तो अब कंपनी गवर्नमेंट के पास जाती है और बोलती है ये मेरी इन्वेंशन है, क्या बोलती है कंपनी, ये गवर्नमेंट ये मेरी इन्वेंशन है, मैंने इसे मैन्युफैक्चर किया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और इसे कॉपी करे। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आप एक काम करो, इसका पेटेंट ले लो। तो पेटेंट क्या है, एक अधिकार है। तो पेटेंट के अधिकार का क्या मतलब है, जब भी आप कुछ चीज मैन्युफैक्चर करते हो, कोई और उसे कॉपी करके मैन्युफैक्चर ना कर पाए, तो आपको ऐसा अधिकार मिलता है कि कोई और उसे कॉपी करके मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता और उससे ट्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको ये राइट प्रोवाइड करती है, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हो, वो आपको उसे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और इवन अपना काम भी रोकना पड़ेगा, समझ लो। तो ये अधिकार, इस अधिकार को हम बोलते हैं पेटेंट। तो पेटेंट मैं बोल रही हूँ, ये अधिकार अगर किसी बिजनेस के पास है तो ये भी तो बिजनेस का असेट है, ये भी तो बिजनेस का असेट है, इस अधिकार पर भी बिजनेस का क्या है, मालिकाना हक है, ठीक है। तो इंटेंजिबल असेट्स के एग्जाम्पल में दे दूं पेटेंट्स। अब एक और आता है कॉपीराइट्स, ये तो सबने सुना होगा, है ना। अब यूट्यूब पे आप ये लेक्चर देख रहे हो तो यूट्यूब पे ही आपने कितनी बार सुना होगा कॉपीराइट।
तो देखो ओरिजिनली जो कंटेंट किसी का होता है, जो ओरिजिनल कंटेंट है किसी का, अगर उसके कंटेंट को कोई उसके मालिक के परमिशन के बिना कॉपी करता है तो उस पर कॉपीराइट की स्ट्राइक लगती है ना, स्ट्राइक लगती है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो कॉपीराइट का मतलब है कि कोई आपके कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता। ये आपके पास अधिकार है कि अगर किसी ने आपकी परमिशन के बिना आपके कंटेंट को कॉपी किया तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शंस ले सकते हो। तो इस अधिकार को ही हम कॉपीराइट बोलते हैं। तो अगर बिजनेस के पास कॉपीराइट है तो मैं बोल दूं ये भी बिजनेस का क्या है, एसेट है। और कैसा एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट, ये दिख थोड़े ना रहा है ना, ये अधिकार है पर ये दिख थोड़े ना रहा है। तो पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये क्या हो गए, इंटेंजिबल एसेट हो गए, ठीक है, एटसेट्रा। तो आई होप आप लोगों को असेट्स क्लियर हो गया होगा, करंट वाले और नॉन करंट वाले, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरा फिक्टिशियस असेट्स पे। किस पे आते हैं, फिक्टिशियस असेट। तो फिक्टिशियस असेट्स का मतलब क्या होता है, फिक्टिशियस असेट्स मतलब होता है कूड़ा, ठीक है, कूड़ा मतलब, अब मैं बताती हूँ क्यों। फिक्टिशियस एसेट्स असल में, फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट रियल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स असल में असेट्स ही नहीं है, ठीक है। ऐसी चीजें वो असल में असेट्स ही नहीं है। तो असेट्स बोल क्यों रहे हो, सिर्फ फिक्टिशियस बोलते हैं ना, असेट्स क्यों बोल रहे हो। तो फिक्टिशियस का मतलब ही बताऊं क्या होता है, काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, 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 काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। तो वो असेट जो आप बस इमेजिन कर रहे हो वो असल में आपका असेट है नहीं, ठीक है। तो fictitious assets are not real assets like कैश, बिल्डिंग और मशीन। तो देखो कैश हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, अगर बिजनेस के पास ये सब चीजें हैं तो ये उसके असेट्स हैं, है ना, तो ये तो रियल में एग्जिस्ट करते हैं ना। बट फिक्टिशियस असेट्स अगर किसी बिजनेस के पास है ना तो इसका मतलब वो काल्पनिक असेट है, मतलब बिजनेस के पास कोई असेट है ही नहीं, वो काल्पनिक असेट है, उन्होंने बस माना है कि वो असेट है। ऐसा क्यों, तो बताओ ये क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली एक्सपेंसेस और लॉसेस। ये असल में वो खर्चे हैं या फिर वो लॉस हैं दैट आर शोन एज असेट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट की तरह दिखाया जा रहा है बिकॉज दे हैवंट बीन रिटन ऑफ येट। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है, हमें क्या नहीं हुआ, कुछ भी समझ नहीं आया। तो इसको समझते हैं हम। अब हम फिक्टिशियस असेट का मतलब देखेंगे, ठीक है। तो फिक्टिशियस असेट्स होते क्या हैं, देखो सपोज ना, फिक्टिशियस असेट्स में बताती हूँ, एक कंपनी है या एक बिजनेस है। जब तक मैंने कहा बिजनेस क्या होता है, एक एंटिटी, हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, एंटिटी की करते हैं। एंटिटी मतलब जिसकी अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो ये सेपरेट एग्जिस्टेंस कैसे है, तो देखो जैसे एक बच्चा है उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस कैसे होगी, जब वो बर्थ ले लेगा, जब वो जन्म ले लेगा तब उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाती है ना। वैसे अगर एक बिजनेस है, एक कंपनी है, उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस कैसे होगी, तो देखो पहले से तो उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस होगी नहीं, तो बाय लॉ उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। जब लॉ बोलता है कि हाँ ये नाम का बिजनेस है, ठीक है, तो इस नाम का जो बिजनेस है इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस कब होगी, जब लॉ उसको बोलेगा कि हाँ इस डेट से हम मानते हैं कि इस बिजनेस के बर्थ की डेट ये है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं उसे हम, कंपनी का क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन। अभी ये आपके मतलब की चीज नहीं है, आप बस इतना समझो कि एक कंपनी शुरू से ही कंपनी हमेशा से नहीं होती है। तो जब एक कंपनी बनाई जाती है, एक कंपनी बनाई जाती है, तो जब लॉ बोलेगी कि हाँ आपकी कंपनी बन चुकी है, लॉ क्या बोलेगी, परमिशन दे देगी आपको कि हाँ आपकी कंपनी बन चुकी है। तो जब लॉ आपको ये परमिशन दे देगा तब हम बोलते हैं आपकी कंपनी की क्या है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है। क्या है, सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो अब जब आप अकाउंटिंग करोगे तो उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो क्योंकि उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है। बट जिस चीज़ की सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्या आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप सोच के देखो, आप एक नया बिजनेस बनाने जा रहे हो, खोलने जा रहे हो, कंपनी खोलने जा रहे हो, तो आपको बहुत सारे खर्चे करने होंगे। रजिस्ट्रार के पास आपको जाना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी क्या करनी पड़ती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। मैं बोल दूँ बेसिकली आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो खर्चों को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। अब आपको क्या करना है, कुछ एक्सपेंसेस करने हैं। पर सोच के देखो, आप एक्सपेंस कर रहे हो, ये एक्सपेंस ओनर के तो है नहीं क्योंकि ये कंपनी को बनाने के लिए हो रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कंपनी के खर्चे हैं। लेकिन ये एक्सपेंसेस क्या नहीं है, ओनर के नहीं है, ये ओनर को बिलोंग नहीं करते, ये ओनर के नहीं है। तो ये बिजनेस के हैं क्या,
बिल्कुल ये बिजनेस क्या है, लेकिन आपका बिजनेस क्या कानून की नजरों में अभी इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब लॉ ने बोल दिया ये सेपरेट एंटिटी है? नहीं, अभी लॉ ने नहीं बोला, क्योंकि आप अभी बिजनेस को बना रहे हो। ये बिजनेस के बनने से पहले के खर्चे हैं। तो मैं बोल रही हूँ बिजनेस के बर्थ के पहले के खर्चे, बिजनेस के जन्म लेने से पहले के खर्चे हैं। तो अब ये खर्चे ना तो ओनर के हैं और बिजनेस के तो हैं, लेकिन बिजनेस की बुक में रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग कैसे करोगे आप, जब बिजनेस का अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बिजनेस का अस्तित्व जब होगा तब तो आप रिकॉर्ड कर पाओगे इन खर्चों को। तो ये खर्चे ओनर के नहीं है। ओनर की तो हम किताब ही मेंटेन नहीं करते हैं। हम बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी बनाते हैं? बिजनेस की बनाते हैं, एंटिटी की बनाते हैं। तो अब सोचो ये खर्चे जाएंगे कहाँ, क्योंकि ये पहले के खर्चे हैं। तो इन खर्चों को हम नाम देते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस के या एंटिटी के बर्थ से पहले के जो खर्चे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब है बिजनेस के बर्थ के पहले के खर्चे। तो जब आपका बिजनेस की सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाएगी ना, जब कानून बोल देगा कि हाँ अब आपका बिजनेस सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इसकी ये सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, आपका बिजनेस सेपरेट है, आप ओनर अलग हो और बिजनेस सबसे सेपरेट है आपसे, ठीक है। तो जब बिजनेस बर्थ ले लेगा तब इस एक्सपेंसेस, इन खर्चों को हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से अब बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब क्या करेंगे? बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो है तो ये खर्चे, बट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक फिक्टिशियस असेट है। क्या है? फिक्टिशियस असेट है। फिक्टिशियस असेट का मतलब क्या है? तो सपोज आपका जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस थे ना, ये 5,000 रुपए के हुए, 5 के नहीं, चलो 50,000 रुपए के आपके खर्चे हुए, 50,000 के। अब सोचो आप जब बिजनेस खोलते हो और अपने खर्चे दिखाते हो 50,000, तो बिजनेस के शुरू होते ही आपको लॉस कैसे हो सकता है? अभी तो आपने बिजनेस करना भी शुरू नहीं किया, समझ रहे हो? और 50,000 का आपका खर्चा तो हो चुका है, तो इस खर्चे को खर्चा ना दिखाएं तो क्या दिखाएं? तो बताओ क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, क्या बोलते हैं इसको? एक काम करो, इन खर्चों को बांट दो आप अलग अलग साल में। क्या कर दो? आप इन खर्चों को बांट लो अलग अलग साल में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये बोलते हैं कि एक काम करो ना, ये जो 50,000 का खर्चा है ना, इसको एक साथ मत दिखाओ। क्या करो? 50,000 के खर्चे को एक साथ मत दिखाओ। तो क्या करे एक साथ नहीं दिखाएं? तो ये कहते हैं एक काम करो, इस 50,000 के खर्चे को 5 साल में डिवाइड कर दो। क्या कर लो? 5 साल में डिवाइड कर दो। तो 5 साल में जब डिवाइड करते हैं तो मैं बोल दो हर एक साल का खर्चा कितना हो गया? 10,000। हर एक साल का खर्चा कितना हो गया? 10,000। अब हर एक साल का खर्चा 10,000 हो गया। इसका मतलब क्या है? देखो ये 2025 का खर्चा, ये 2024 का खर्चा, ये 2023 का खर्चा, ये 2022 का खर्चा, ये 2021 का, ठीक है। अच्छा चलो मैं ये नहीं लिखती हूँ, 25 का मान देती हूँ, 25, 26, 27, 28 और 29 का, ठीक है। तो देखो क्या बोला कि बिजनेस की किताबों में ना अभी तो बिजनेस शुरू हो रहा है, आप तुरंत ही लॉस कैसे दिखा सकते हो 50,000 का? आपने तो अभी बिजनेस करना भी शुरू नहीं किया और आप बोल रहे हो कि किताब खोलते ही प्रीलिमिनरी खर्चे डालो बिजनेस के और उसको डाल दो 50,000। नहीं, तो बोलते एक काम करो, इन खर्चों को नाम बताओ, क्या दो? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या? बिजनेस से पहले, बिजनेस के बर्थ के पहले वाले खर्चे, इनको नाम दे दो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और इनको ट्रीट करो एसेट की तरह। एसेट की तरह ट्रीट करो मतलब, तो ये बोल रहे हैं ये जो 10,000 है ना, इसे तो एक्सपेंस मानो, तो इसे तो क्या मानो आप? खर्चा मानो। तो इसको खर्चा मानो, इसको खर्चा दिखाओ। और अपनी किताबों में अभी जो ये बचे हुए 40,000 है ना, तो जब 2026 लगेगा ना, उस साल ये 10,000 खर्चा दिखाना, ठीक है। 50,000 को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो बोल रहे हैं 2026 लगेगा तब आप इस 10,000 को खर्चा दिखाना, 2027 लगेगा तब उस साल भी 10,000 ही खर्चा दिखाना, 2028 में उस साल 10,000 दिखाना और 2029 में भी 10,000 खर्चा दिखाना। तो असल में बोलना क्या चाहता है पता है? अभी के लिए सिर्फ 10,000 खर्चा दिखाओ, लेकिन 40,000 की अमाउंट जाएगी कहाँ? देखो अमाउंट तो पूरे 50,000 की है ना, खर्च हुई है जो, लॉस तो आपको कितना, एक्सपेंस जो आपने किया है 50,000 का किया है। तो अगर मैं इसमें से सिर्फ 10,000 एक्सपेंस दिखा रही हूँ तो बचे हुए 40,000 को कहाँ डालूं? तो वो बोल रहे हैं बचे हुए 40,000 को आप फिक्टिशियस एसेट मानो। क्या मानो? फिक्टिशियस एसेट। तो इसे असेट मानो आप। तो असल में ये असेट है क्या? तो वो बोल रहे हैं इसको असेट मानो। तो असेट मानो, असल में असेट नहीं है तो इसे हम असेट नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। तो असल में तो ये चीज असेट है भी नहीं, ये क्या हमारा खर्चा है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर बस हमारी किताब में बिजनेस खोलते ही हम लॉस ना दिखाएं, इसीलिए लॉ हमको बोलता है कि एक काम करो,
तो खर्चा तुम्हारा जो भी खर्चा है ना बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले, उसको 5 सालों में डिवाइड कर लो। तो इसीलिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। 5 सालों में उस खर्चे को बांट दो, उसके बाद हर साल उसको इक्वल अमाउंट का खर्चा दिखाओ और बचा हुआ आपका क्या दिखाओ अपनी किताबों में, फिक्टिशियस असेट के नाम से असेट की तरह शो करो। इससे क्या दिखा लो, असेट दिखा लो। तो असल में असेट है नहीं, ये खर्चा है, बिल्कुल खर्चा है। तो या तो मैं बोल रही हूँ ये खर्चा है या मेरा नुकसान है, जो कि हो चुका है, पर मेरे को बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है मुझे गवर्नमेंट, कि आप इसको एक ही बार में क्या करो, शो मत करो अपनी बुक्स में, इसको फिक्टिशियस असेट की तरह दिखाओ और 1 साल का ही खर्चे को जो आपने डिवाइड करके निकाला ना कि 1 साल के लिए कितना खर्चा दिखाएं, बस उसको खर्चा दिखाओ। ठीक है, तो आई होप कि फिक्टिशियस असेट आपको क्लियर होगा। तो फिक्टिशियस असेट का मतलब फिक्टिशियस असेट्स आर नॉट रियल असेट्स। अब समझ आया आपको, फिक्टिशियस असेट्स असल में रियल असेट्स नहीं है, वो असेट्स है ही नहीं, उनको बस बोल रहे हैं कि आप असेट्स दिखाओ अपनी किताब में, उसको फिक्टिशियस असेट्स नाम दो। ठीक है, ये असल में क्या है, खर्चा ही था ना हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये खर्चे हैं या फिर लॉस हैं जिन्हें कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाते हैं, असेट की तरह दिखाते हैं, क्योंकि दे हैव नॉट बीन रिटन ऑफ येट। तो रिटन ऑफ येट का मतलब होता है रिकॉर्ड। तो देखो जो 40,000 है ना, 50,000 था, उसमें से हमने सिर्फ 10,000 को रिकॉर्ड किया कि ये खर्चा है, बाकी 40,000 को मैंने खर्चे की तरह रिकॉर्ड किया नहीं किया। तो रिकॉर्ड नहीं करना मतलब कि रिटर्न ऑफ नहीं किया है मैंने उस खर्चे को। ठीक है, तो जब आप उस खर्चे को रिकॉर्ड कर लोगे और बोल दोगे, पहचान लोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे अपनी बुक में कि हाँ इतने का खर्चा है, एडमिट कर लोगे, मान लोगे, उसे बोलते हैं आपने रिटर्न ऑफ कर दिया। पर मैंने 40,000 तो अभी क्या नहीं किए, रिटर्न ऑफ ही नहीं किए। तो जो 40,000 मैंने रिटर्न ऑफ नहीं किए वो मेरे क्या बन जाते हैं, क्या बन जाता है, फिक्टिशियस असेट बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इसके एग्जाम्पल हो गए, और हो गया इसके एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, तो डेफर्ड मतलब होता है पोस्टपोन करना। क्या होता है, पोस्टपोन करना। तो पोस्टपोन किया है आपने रेवेन्यू वाला खर्चा। अब मैं पहले आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताऊंगी, उसके बाद इस टर्म को दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए आपको बस फिक्टिशियस असेट के एग्जाम्पल के तौर पे इसे याद रखना है। ठीक है, जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा दूंगी तब मैं आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बताऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आई होप फिक्टिशियस असेट आपको क्लियर हो। फिक्टिशियस असेट हमारे पास असेट नहीं है, इसलिए तो मैं उसको कूड़ा बोल रही हूँ, वो असेट है ही नहीं, वो बस आपकी आंखों में धूल झोंकने वाली बात होगी, है ना, कि आप सामने वाले की आंखों में क्या कर रहे हो, धूल झोंक रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि कंपनी क्या बोल रही है कि भाई इतना सारा लॉस दिखाना, गवर्नमेंट या कंपनी क्या बोल रही है, इतना सारा लॉस 1 साल में दिखाना अच्छी बात नहीं है। हाँ माना कि हो चुका है, पर ये लॉस हमें फ़ायदा भी तो दे रहा है। अब देखो कंपनी तो बन गई ना, तो फ़ायदा तो हुआ है ना, उस एक्सपेंस से, उस खर्चे से फ़ायदा तो है। तो कहते हैं फ़ायदा भी तो दिया है, और ये फ़ायदा एक ही साल में तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये फ़ायदा सालों साल मिलने वाला है हमको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस खर्चे को भी हम सालों साल में बांट देते हैं। ठीक है, तो जब खर्चे को हम सालों साल में बांट देते हैं तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि हमने अभी एक खर्चे को क्या नहीं किया, राइट ऑफ नहीं किया, रिटर्न ऑफ नहीं किया है वो खर्चा। तो अगर राइट ऑफ नहीं किया उस खर्चे को तो हम उसको असेट का नाम देते हैं। तो खर्चा ना बुला के हम उसे फिक्टिशियस असेट बुलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फिक्टिशियस असेट क्लियर हो। ठीक है, तो फिक्टिशियस असेट्स आपको क्लियर हैं, आई थिंक सो। तो फिक्टिशियस असेट्स भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के बचे हुए जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास को पढ़ने से पहले प्लीज़ आप ये वाले जितने भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ चुके हैं उनको प्लीज़ रिवाइज करना, और उसके बाद जो भी आपको डाउट होता है, कॉमन क्वेरीज को मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की। अगर मुझे लगा वो कंसेप्चुअल डाउट है कोई, ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।